हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। राजनीतिक विज्ञान की एक और नई इस कक्षा में अपना टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम बात करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कहता है, क्या एक संवैधानिक प्रावधान है या फिर आपके सांविधिक आपके ये प्रावधान है। सारी चीज़ें हम देखेंगे, कब इसकी स्थापना होती है, क्या इसके अपने दृष्टिकोण है, क्या मिशन है, किस प्रकार की इसकी संरचना रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन के बारे में बात करते हैं। तो इसका अपने गठन होता है 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आपके गठन किया जाता है। 12 अक्टूबर 1993 को गठन होता है। इसका कार्य है मानव के अधिकारों की रक्षा करना। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो कि आपके संशोधित है 2006 और 2019 में, और मानवाधिकार नियम 1997 के तहत निर्धारित हैं। यानी कि आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होता है 12 अक्टूबर 1993 को, जिसका कार्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। और किसके तहत वो निर्धारित हैं, आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिनमें संशोधन होता है 2 बार। एक बार संशोधन होता है आपके 2019 में, नहीं 2006 में पहली बार होता है, और दूसरी बार होता है 2019 में। 2 बार इस अधिनियम में संशोधन का काम होता है। साथ ही में मानवाधिकार नियम बनते हैं जो कि 1997 में इसके तहत निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुसार हुआ है। तो इस आयोग का गठन आपके पेरिस जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के अनुसार हुआ है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वीकार किया गया था। और 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 48 आपके सही 1/134 के रूप में आपके समर्थन दिया था। ये आपके आयोग भारत की मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ये क्या है, भारत के मानव अधिकारों के संरक्षण है, उनका संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है भारत का जो आपके मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो कि आपके पेरिस सिद्धांत है। इस पेरिस सिद्धांत के अनुसार इसका आपके गठन किया जाता है, और जो कि अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित होती है पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, उस पर स्वीकार किया गया। और 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 48-134 स्वरूप में आपके समर्थन दिया, और ये आयोग भारत की मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक दिखता है। अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अंतर्गत मानवाधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती हैं, और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू की जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 2(1)(d) मानवाधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल व्यक्ति के जो जीवन है, स्वतंत्रता है और आपकी समानता है, सम्मान से आपके संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती हैं, जो कि भारत में न्यायालयों के द्वारा लागू की जा सकती हैं। दृष्टि और मिशन के अंतर्गत बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इन कार्यों में सार्वजनिक सेवक के द्वारा मानवाधिकारों के जब उल्लंघन या फिर ऐसे उल्लंघन को रोकने में की गई लापरवाही की शिकायतों की जाँच करना प्रमुख कार्य हैं। तो क्या है, प्रमुख रूप से जो कार्य दिए गए हैं कि कार्यों में सार्वजनिक सेवक है, सार्वजनिक सेवक के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन को रोकने की जो लापरवाहियों की शिकायतों की जांच करना प्रमुख इसका कार्य रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आयोग मानवाधिकारों से संबंधित संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करता है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके सरकार को सुझाव देता है। तो इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त आपके आयोग मानवाधिकारों से संबंधित संधियाँ हैं और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करता है। तो क्या है, आपके आयोग मानवाधिकारों से संबंधित संध्या है और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करता है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से हेतु सरकार के आपके सुझाव देता है। उनके जो प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार को सुझाव देने का काम करता है। ठीक है ना। आयोग एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व आपके जन सामान्य के बीच में मानवाधिकारों के प्रति जो जागरूकता फैलाने का काम करता है, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विश्व के अन्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के साथ समन्वय कर मानवाधिकार हैं
उन मानवाधिकार के दृष्टिकोण से जागरूकता बढ़ाने की सक्रिय भूमिका निभाता है और संयोग ने आपके संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं और अन्य देशों के मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी आपके की है। आयोग ने क्या है, आयोग ने आपके संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न जो संस्थाएं हैं और अन्य देशों के जो मानवाधिकार आयोग हैं उन आयोग के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी की है। ठीक है ना। धारा अपनी संरचना 3 में आपकी इसकी संरचना दे रखी है। धारा 3 में संरचना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के सदस्य हैं जो कि आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 7 मानद सदस्यों से होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है जो कि निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। एक अध्यक्ष जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो, या तो क्या हो भारत का अपने मुख्य न्यायाधीश रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो, वो होता है एक अध्यक्ष, आपका चेयरपर्सन होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, एक सदस्य होगा जो वर्तमान या पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो, जो कि वर्तमान में या फिर पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, वो क्या होगा, सदस्य होगा। जो वर्तमान या फिर पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, वर्तमान में या फिर पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, वो आपके एक सदस्य, इसका भी आपके सदस्य होगा। एक सदस्य होगा जो वर्तमान में या फिर पूर्व में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में रहा हो। क्या है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहा हो पहले, ठीक है ना, किसी उच्च न्यायालय का या रहा हो या वर्तमान में हो। ठीक है ना। 3 सदस्य ऐसे होंगे जो कि आपके कम से कम एक महिला होनी अनिवार्य है, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, जिन उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास आपके मानवाधिकारों के संबंधित विषयों का ज्ञान और व्यवहार अनुभव प्राप्त हो। तो 3 एक्स्ट्रा होंगे जिसमें से एक महिला होनी अनिवार्य है। तो यह हो गया आपके हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस CG, यहाँ पर एक महिला अनिवार्य है, फीमेल ज़रूरी है, एक तो कम से कम होनी चाहिए। एक यहाँ पर सदस्य हैं जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, इस सुप्रीम कोर्ट का आपके पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होना चाहिए। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ये आपकी जस्टिस, ये क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो 1 प्लस आपके हो जाएगा 5। ठीक है ना, 1 प्लस 3, और आपके 7 मानद सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। पदेन आपके सदस्य कौन कौन से होंगे, देखिए, एक्स ऑफिसो मेंबर्स, निम्नलिखित आयोग या निकायों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, एक हो जाएगा आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग, एक हो जाएगा आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एक हो जाएगा आपके दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग हो जाएगा, दिव्यांग जन सशक्तिकरण आपके विभाग हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, और बाकी पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग हो ही गए। तो सचिवालय और आपके प्रशासनिक संरचना देखें, सचिवालय और प्रशासनिक संरचना में एक महासचिव, ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो महासचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा, सभी प्रशासनिक और आपकी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, न्यायिक कार्यों को छोड़कर, न्यायिक कार्य नहीं करेगा, बाकी आपके प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करेगा महासचिव। आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा महासचिव, ये काम करेगा। ठीक है ना, वो अपन ने देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं, संरचना देख ली धारा 3 में। अब हम देखते हैं धारा 4। धारा 4 कहती हैं, धारा 4 क्या है, धारा 4 आपके प्रमुख रूप से नियुक्ति संबंधी आपके प्रावधान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर आपकी की जाएगी। तो नियुक्ति संबंधी देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और इनके सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कौन करेगा, करेगा राष्ट्रपति, लेकिन एक आपकी समिति होगी, समिति की आपकी सिफारिश पर करेगा, सम्मति पर करेगा। ठीक है ना,
यह समिति किन से मिलकर होगी देखिएगा। अध्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष आपके मानवाधिकार जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए एक समिति होगी जिसका अध्यक्ष होगा पीएम, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, अध्यक्ष हो गया। भारत सरकार का आपके मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, गृह मंत्रालय का आपके प्रभारी मंत्री हैं। लोकसभा का प्रतिपक्ष के नेता हो गए, राज्यसभा के प्रतिपक्ष का नेता हो गया, राज्यसभा का उपसभापति हो गया। कौन है? उपसभापति शामिल है इसका, राज्यसभा का उपसभापति, और प्रभारी मंत्री उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का आपके एलओपी, लीडर ऑफ आपके ऑपोजिशन होगा। समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति से नियुक्ति है ये प्रभावित नहीं होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नियुक्ति के बाद धारा 5 की, जो धारा 5 कहती है त्यागपत्र और पद से हटाने से संबंधित प्रावधान। त्यागपत्र के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप से आपके त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है। तो त्यागपत्र में क्या है? मानवाधिकार आयोग का कोई भी अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य है तो भारत के राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। पद से हटाने के लिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में अध्यक्ष या सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित स्थितियों से पद से हटाया जा सकता है। जब सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए, भाई सिद्ध कोई कदाचार है या फिर अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच के बाद आरोप की पुष्टि हो जाए। जांच की पुष्टि भी क्या? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद होगा, ठीक है ना। दूसरा, बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के तत्काल हटाने के लिए राष्ट्रपति बिना आपके सर्वोच्च न्यायालय की जांच के कोई निम्नलिखित परिस्थितियां उनके आधार पर अध्यक्ष और सदस्य को आपके पद से हटा सकता है, और वो है न्यायालय द्वारा आपके दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो इसे पद से फेंक दो आगा। दूसरा है अपने कार्यकाल के दौरान आधिकारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी सवेतन नियोजन में संलग्न हो जाए, यानी कि लाभकारी पद धारण कर ले तो हटा दो सारे को। मानसिक और शारीरिक आपके शैथिल्य के कारण पद पर रहने की अयोग्य हो जाए, मेंटली या फिर आपके शारीरिक रूप से मामला गंभीर बजाए तो गंभीर बजा दो पद से। किसी न्यायालय के द्वारा उन्हें आपके विकृचित घोषित किया गया हो, किसी न्यायालय के द्वारा उसे विकृचित घोषित कर दिया गया हो तो अभी फेंको उसे, कुछ काम का नहीं है फिर, क्योंकि वो विकृचित हो चुका है, फिर फेंकने लायक है। लेकिन किसी भी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया जो नैतिक अक्षमता का आपके अंतर्वलित है, तो क्या वो मानव अधिकार का घंटा को संरक्षण कर पाएगा? फेंको वहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्या, बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के तत्काल उन्हें फेंका जा सकता है पद से। बाकी पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद भी ऐसा रहता है मामला, त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ये सारा मामला आपके धारा 5 में है। इसके धारा 6 के अंतर्गत क्या चीजें हैं? धारा 6 आप अध्यक्ष और आपके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बात करता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? क्या ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे? क्या ये सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या फिर किसी सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर आपकी नियुक्ति के योग्य होंगे? तो देखो, तीनों बात एक चीज, 3 चीज है, तीनों चीजों की बात देखते हैं। तो आपके इनके जो पदावधि कितने वर्ष की रहेगी? तो 3 वर्ष रहेगी या फिर 70 वर्ष की उम्र हो जाए, जो भी पहले होगा मामला वो आपके अप्लाई होगा। 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष कार्यकाल या फिर 70 वर्ष की आयु, ठीक है ना। क्या ये पुनर्नियुक्ति के लिए आपके पात्र होंगे? पुनर्नियुक्ति है, क्या पुनर्नियुक्ति होगी इनकी? बिल्कुल पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं। क्या पुनर्नियुक्ति आपके किसी भी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे? तो अन्य पद के लिए आपके योग्य नहीं होंगे। पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं, अन्य पद है ये, अन्य पद इनके लिए योग्य नहीं होंगे भाई साहब ये, ठीक है ना। ये मामला इसके अंतर्गत अपन देखते हैं जो कि धारा 6 के अंतर्गत दे रखा है, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित है। अब अपन बात करते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। धारा 7 में कह रहा है जब अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य है जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तिथि तक आपके अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिस तिथि को अध्यक्ष अपने पद को पुनः ग्रहण करेगा, ठीक है ना। उस तिथि तक आपके अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक यह तिथि को अध्यक्ष अपने पद कर आपके पद ग्रहण नहीं करता। यह अधिसूचना कौन जारी करता है? यह अधिसूचना आपके राष्ट्रपति करता है। ये काम किसका? राष्ट्रपति का काम है। ये राष्ट्रपति आपके पति का काम है, राष्ट्रपति का काम है किसी भी सदस्य को आपके अध्यक्ष के रूप में आपके मामला सेट करें। सेवा की शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बात करें। अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में
तथा सेवा के अन्य निबंधनों में शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके किसी भी अलाभकारी आपके परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब वो ड्यूटी पे हैं। धारा 10 के बारे में बात करते हैं। 10 बैठक है। आयोग की बैठक अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित समय और आपके स्थान पर की जाएगी। कौन तय करेगा समय और स्थान? ये तय करेगा आपके अध्यक्ष। कौन सी धारा के अंतर्गत? 10 के अंतर्गत। प्रक्रिया निर्धारण आपके फार्मिंग ऑफ जो प्रोसीडर है, ये आपके अधिनियम और उनके नियमों के अधीन आयोग को विनियमों के माध्यम से अपनी प्रक्रिया तैयार करने का अधिकार होगा। अधिनियम और उनके नियमों के अधीन रहते हुए आयोग के विनियमों के माध्यम से अपनी प्रक्रियाएं हैं वो आपके तैयार कर सकता है। निर्णयों का प्रमाणीकरण आयोग के सभी आदेशों और निर्णयों का महासचिव या फिर अध्यक्ष के द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा प्रमाणित आपके किया जाना चाहिए। आयोग के सभी आदेश और निर्णय हैं, इनका आपके महासचिव है या फिर अध्यक्ष है, अध्यक्ष के द्वारा जो अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी जो अधिकारी है उन अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हैं, ये प्रमाणित आपकी किया जाना चाहिए। ये प्रमाणित है, ये किया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं धारा 11 की। 10 हो गया ना, 11 की बात करते हैं। धारा 11 आयोग के अधिकार और कर्मचारी। केंद्र सरकार एनएचआरसी के निम्नलिखित आपके अधिकारियों की व्यवस्था करेगी। आयोग के अधिकारी और कर्मचारी है केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार आपके एनएचआरसी के निम्नलिखित आपके अधिकारियों की व्यवस्था करेगी और वे आपके अधिकारी कौन कौन से होंगे? एक महासचिव, जिसकी रैंक होनी चाहिए भारत सरकार के सचिव के समान, भारत सरकार के सचिव के समान रैंक वाला महासचिव रहेगा। दूसरा पर्याप्त पुलिस और जांच स्टाफ, जिसका नेतृत्व आपके डीजीपी करेगा, पुलिस महानिदेशक करेगा। ठीक है ना। रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, जिसका नेतृत्व आपके पुलिस महानिदेशक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करना चाहिए, डीजीपी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, पर्याप्त पुलिस और जांच स्टाफ में। ठीक है ना, नेतृत्व वाला हो गया। आयोग के कुशल कामकाज के लिए अन्य आवश्यक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये भी उपलब्ध करवाए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स आपके कमीशन को। ये मामला आपके धारा 11 में दे रखा है। धारा 12 कहता है आपके प्रमुख रूप से मानवाधिकार जो आयोग के कार्य देखेंगे। कार्य हैं वो आयोग के कार्य 12 में हैं। सबसे पहला कार्य देखते हैं मानवाधिकार संबंधी आपके उल्लंघन की जांच करना। मानवाधिकार से संबंधित जो उल्लंघन है उन उल्लंघनों की जांच करना। पहले स्वतः संज्ञान से, दूसरा किसी व्यक्ति की याचिका पर, तीसरा किसी न्यायालय के निर्देशन पर। न्यायालय का निर्देशन हो सकता है, किसी व्यक्ति की याचिका पर हो सकता है या फिर स्वतः संज्ञान ले ले। यदि कोई लोक सेवक ऐसे उल्लंघन को रोकने की लापरवाही कर रहा हो तो उसके आयोग कार्रवाई कर सकता है। यदि कोई लोक सेवक है ऐसे उल्लंघन है, इस उल्लंघन को रोकने में लापरवाही कर रहा है तो भी आयोग है कार्रवाई कर सकता है। दूसरा न्यायालयीय हस्तक्षेप। आपके एनएचआरसी न्यायालय अनुमति से मानवाधिकार मुद्दों से जुड़े न्यायालयी मामलों में भी आपके हस्तक्षेप कर सकता है। आपके मानवाधिकार मुद्दों से जुड़े जो न्यायालयिक मामले हैं, न्यायालयी मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है न्यायालय की अनुमति से। तीसरी बात, जेलों का निरीक्षण करना। ये कैदियों के आपके रहने की स्थिति की जांच कर रहे हैं और सिफारिश करने के लिए जेलों, हिरासत केंद्र और सुधार गृहों का आपके निरीक्षण कर सकता है। ये कैदियों के रहने की स्थिति की जांच करने और सिफारिश करने के लिए जेलें हैं, साथ में हिरासत केंद्र हैं, सुधार गृह हैं, वहाँ का निरीक्षण कर सकता है। चौथी बात, कानूनों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। मानवीय अधिकार से संबंधित संवैधानिक और आपके कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करता है, उन्हें बेहतर बनाने के तरीके सुलझाता है। तो मानवाधिकार से संबंधित जो संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करता है और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके बतलाता है। अधिकारों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना। यह आतंकवाद या अन्य खतरों जैसे मुद्दों का अध्ययन करता है जो लोगों के अधिकारों के उपयोग में विघ्न डालते हैं, उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए आपके उपायों की अनुशंसा करता है। तो प्रभावपूर्ण कैसे क्रियान्वयन किया जा सके, इसके उपायों को अनुशंसा करने का काम कौन करता है? आपके एनएचआरसी करता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अध्ययन करता है। मानवाधिकारों के संबंधित संधियों और अन्य आपके जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका अध्ययन करता है और उसके तो छठा अपना क्या रहेगा अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अध्ययन करना। यह मानवाधिकारों से संबंधित जो संधियां होती है और अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उनका अध्ययन करता है और करने के बाद उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन करने के लिए क्या करेगा? सरकार को सलाह देता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है सरकार को सलाह देगी। ठीक है ना। फिर देखिए अनुसंधान के कार्य करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो अनुसंधान करना होता है और साथ में उनका संवर्धन करना होता है, ये मामला भी वो करता है। ऑब्वियसली बात है उसका काम भी क्या है? आपका नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो आप जो मानवाधिकार से संबंधित क्षेत्र होगा उसमें अनुसंधान करेंगे, उनमें उसका संवर्धन करेंगे। ऑब्वियसली बात है वही चीज़ें करेंगे। जागरूकता का प्रसार करना, यह जनता को सूचित करने के लिए पुस्तकों, मीडिया, सेमिनार
जो भी हो सके उन माध्यमों से आपके मानवाधिकार की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम, जागरूकता का प्रसार करने का काम करते हैं। गैर सरकारी संगठनों में का समर्थन, यह मानवाधिकार संरक्षण के लिए संलग्न जो आपके एनजीओज हैं, ठीक है, और संस्थानों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। साथ में अन्य कार्य करता है, ऐसे अन्य कार्य करना जो मानवाधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण, उनके संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके लिए वो काम करता है। ये थे इनके कार्य। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 12 के बाद में धारा 12 के बाद में धारा 13 के बारे में बात करते हैं, जो कि जांच से संबंधित इनकी शक्तियां हैं वो देखते हैं। तो पहली बात, सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती है इनके पास में। शिकायतों की जांच करते समय एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सिविल न्यायालय के आपके समान ही शक्तियों को प्राप्त करता है, जैसे कि साक्ष्यों के आपके समन करना और उन्हें बुलाना। साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को समन करना, उन्हें बुलाना। दस्तावेजों का आपके क्या है, साक्ष्य मांगना। दस्तावेज हैं और दस्तावेज और आपके साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को मांगना, ठीक है ना। तीसरी चीज़, साक्ष्यों या दस्तावेजों की जाँच करने के लिए किसी को आपके नियुक्त करना। साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच करने के लिए किसी को नियुक्त करना, ठीक है ना। दस्तावेजों का साक्ष्य मांगना, दस्तावेज और साक्ष्य मांगेगा, साक्ष्यों को समन करेगा, उन्हें बुलाएगा, साक्ष्यों और दस्तावेजों की जो जांच करने के लिए किसी की नियुक्ति करेगा। शपथ पत्र हैं, शपथ के लिए तहत लिखित जो बयान है वो प्राप्त करना होता है। किसी भी न्यायालय है या फिर कार्यालय के से आधिकारिक जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मांगना, ये सारे काम सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त करते हुए करता है। कौन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला है अपने सूचना प्राप्त करने की शक्ति, पावर टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी से भी, जब तक कि वह आपके कानून द्वारा संरक्षित न हो, किसी से भी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कानून के द्वारा संरक्षित ना हो, ऐसी जानकारी मांग सकता है जो जांच के सहयोग कर सकती है। व्यक्ति को वही सूचना उपलब्ध करानी होगी और असत्य जानकारी उपलब्ध कराने की पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दंडनीय कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सूचना प्राप्त करने की पावर होती है इनके पास। तीसरी चीज़ है दस्तावेजों की जांच करना और जब्त करना। देखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या उसके अधिकृत जो अधिकारी होते हैं किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, यदि आवश्यक लगे तो संबंधित दस्तावेज को जब्त भी कर सकता है, और ये कार्रवाई दंड संहिता प्रक्रिया आपके संहिता के नियमों के तहत की जाएगी, ठीक है ना। आईपीसी के जो अपने तहत हैं उन्हीं के तहत की जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, समझ में आए ना, कि दस्तावेजों की जांच और जब्त कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर प्रवेश करा, वहाँ पर दस्तावेज मिला, उस दस्तावेज को जब्त कर लिया क्योंकि आवश्यक हैं उसकी अपनी कार्रवाई के लिए। चौथी बात है अपराधों की रिपोर्ट की करने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे उत्तर देने से इनकार कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस घटना का रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। मामले को सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट है, उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। पांचवी चीज़ अपनी ये है कि न्यायिक कार्रवाई मानना। नेशनल ह्यूमन राइट्स द्वारा कमीशन के द्वारा की गई हर जांच को कानूनन न्यायालय आपकी सुनवाई के समान माना जाता है। जांच के दौरान आयोग से झूठ बोलना, उसका अपमान करना भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। यानी कि कानूनी रूप से इसे आपके बहुत पावर दे रखी है। आप उसे हल्के में तो क्या वैसे पूछेगा, नहीं जा भाड़ में जा, उसको अपमान नहीं कर सकते, उस पर आप ये चीज़ें झूठ बोल नहीं सकते, उसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये कानूनन न्यायालयी सुनवाई के समान ही होती हैं आपके। छठी बात, शिकायतों का राज्य आयोग को हस्तांतरण। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी शिकायत को राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसको भेज सकता है, अगर उस राज्य आयोग को उस मामले की सुनवाई का अधिकार है, ठीक है ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी शिकायत को राज्य मानवाधिकार आयोग को भेज सकता है, अगर उस राज्य आयोग को उस मामले की सुनवाई का अधिकार है। राज्य आयोग इस शिकायत को ऐसे मानेगा जैसे वह सीधे उसके पास दर्ज कराई गई है। तो कैसे मानेगा कि सीधे उसके पास दर्ज कराई गई है, उस हिसाब से मानेगा, ना कि ऐसे मानेगा कि कहीं से ये आई है हमारे पास, ठीक है ना। ये थी अपनी प्रमुख रूप से शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जांच की शक्तियाँ। कि जांच शक्तियाँ देखिए वो धारा 14 के अंतर्गत हैं। जांच शक्तियाँ वो धारा 14 के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर सकती हैं। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जांच के लिए केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी हैं या जांच एजेंसी है, जैसे पुलिस हो गई या फिर सीबीआई हो गई, सेंट्रल ब्यूरो आपके जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन होता है जो काम करती है, उसकी सहायता ले सकता है। यह मदद संबंधित सरकार की अनुमति सहमति से ली जा सकती है, ठीक है ना। ये जो संबंधित सरकार की अनुमति से ही आपके ये जांच ली मतलब उनकी सहायता ली जा सकती है। और ये थी सरकारी एजेंसियों का उपयोग, ये एनएचआरसी की जांच की शक्तियाँ हैं।
सेकंड चीज़ क्या है, ऐसे अधिकारियों की जांच शक्तियाँ। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मदद करने वाले अधिकारी या एजेंसियाँ। एनएचआरसी लोगों को समन कर सकता है, उन्हें उपस्थित होने के लिए कह सकता है और उनसे पूछताछ कर सकता है। साथ में दस्तावेज मांग सकती हैं, एकत्रित कर सकती हैं। किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रिकॉर्ड मंगवा सकता है। तो किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से क्या रिकॉर्ड मंगवा सकता है, अपन को रिकॉर्ड देखना है, उसके आधार पर जांच करनी है। तो सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर सकता है, ऐसे अधिकारियों की जांच की शक्तियाँ होती हैं उनके पास। तीसरी बात है, बयानों को अदालत में पेश करने के लिए आपके जाने वाले सबूत को तरह माना जाएगा। तो बयानों को अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत की तरह माना जाएगा। इन अधिकारियों के समक्ष दिया गया बयान आपके एनएचआरसी के समक्ष दिए गए बयान के समान कानूनी रूप से आपके वैध माना जाएगा। कोई भी बयान है एनएचआरसी के समक्ष दिए गए जो बयान है समान कानूनी रूप से आपके वैध माने जाएंगे, क्योंकि अधिकारी आपकी जांच करेंगे और इन अधिकारियों के समक्ष दिए गए जो बयान होंगे, कोई भी बयान एनएचआरसी के समक्ष दिए गए बयान के समान कानूनी रूप से वैध माने जाएंगे। चौथी बात, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अधिकारी या एजेंसी को आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर एनएचआरसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जो अधिकारी है या फिर एजेंसी है आयोग के द्वारा तय की गई, एनआरसी को आपने जो आयोग है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा तय किया गया जो समय सीमा है उसके भीतर आपको एनएचआरसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पांचवी बात, एनएचआरसी का रिपोर्ट की समीक्षा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों की सत्यता और सटीकता की पुष्टि करता है कि कितनी ये रिपोर्ट सही है, कितनी ये आपके मामला है, तो उस पर निष्कर्ष की सत्यता करते हैं, सटीकता की पुष्टि करेगा। यदि आवश्यकता हो तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो कि आपके जांच करने वाले अधिकारियों से पूछताछ भी कर सकता है कि क्या मामला था, आपने क्या देखा, क्या चीज़ थी, सारी चीज़ें पूछताछ करने का भी आपके इनके पास अधिकार रहता है। ये चीज़ें हमने धारा कौन सी देखी, धारा 14 के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें हमने ऐसे अधिकारियों की जांच की शक्तियाँ भी देखी, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन के आपके मदद के करने वाले अधिकारी या एजेंसी देखी, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लोगों को समन कर सकता है, उन्हें उपस्थित होने के लिए कह सकता है, उसे पूछताछ कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, एकत्रित कर सकता है, किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से रिकॉर्ड मंगवा सकता है। ये चीज़ें हमने इसके अंतर्गत देख ली। तो सरकारी एजेंसियों का उपयोग, ऐसे अधिकारियों को जाँच करना, यह शक्तियाँ होती हैं। तीसरी चीज़ हमने बयानों का अदालतों में पेश किए जाने वाले सबूत की तरह माना जाएगा, ये चीज़ देखी। चौथी चीज़, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पांचवी चीज़, एनएचआरसी का द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा करना। रिपोर्ट क्या, अधिकारी और एजेंसी जो जांच कर रहे हैं वो एनएचआरसी है उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ठीक है ना। फिर आपके एनएचआरसी के द्वारा रिपोर्ट मिलेगी, जो रिपोर्ट की आपकी जाँच भी समीक्षा भी की जा सकेगी। अब अपन बात करते हैं धारा 17 के बारे में, जो कि शिकायतों की जाँच के बारे में बात करता है। एनएचआरसी सरकार या किसी प्राधिकरण से रिपोर्ट मांग सकता है। यदि निर्धारित समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्वतः संज्ञान से कार्यवाही कर सकता है। यदि आयोग उत्तर से संतुष्ट हो तो वह मामला बंद कर सकता है। तो शिकायतों की जांच में देखें, एनएचआरसी सरकार या किसी प्राधिकरण से रिपोर्ट आपके मांग सकता है। यदि निर्धारित समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो स्वतः संज्ञान के माध्यम से एनएचआरसी आपके स्वतः संज्ञान से क्या करता है, कार्रवाई कर सकता है। और यदि जो आयोग है उत्तर से संतुष्ट हो जाता है तो उसे मामला बंद कर सकता है। अगला है अपनी जांच के दौरान, जांच के पश्चात कार्रवाई। जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई धारा 18 में बात करता है। देखो, यदि अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है तो एनएचआरसी मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन या कार्रवाई का आपके सुझाव दे सकता है। न्यायालयों से निर्देश केवल विशेष परिस्थितियों में प्राप्त कर सकता है और पीड़ित को अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है। एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजता है जिसे 1 माह के अंदर जवाब देना होता है। एनएचआरसी रिपोर्ट और सरकार के जवाब को प्रकाशित कर सकता है। ये चीज़ें जांच के दौरान और जांच के पश्चात चीज़ें होती है। मुआवजे की सिफारिश करना, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन या कार्रवाई सुझाव दे सकता है, न्यायालय से निर्देश ले सकता है, केवल विशेष परिस्थिति में पीड़ित को अंतरिम राहत देने के लिए सिफारिश कर सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजता है जिसे 1 माह के अंदर जवाब देना पड़ता है और एनएचआरसी रिपोर्ट और सरकार के जवाब को प्रकाशित कर सकता है। ये जांच के दौरान और जांच के पश्चात की बात थी धारा 18 के अंतर्गत। धारा 19 के बारे में बात करें तो धारा 19 सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों के बारे में बात करती है। तो देखिएगा, एनएचआरसी केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। क्या है, एनएचआरसी केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। दूसरी बात, ये सिफारिश कर सकता है लेकिन सीधे जांच नहीं कर सकता। सिफारिश कर सकता है लेकिन सीधे जांच नहीं कर सकता। एनएचआरसी केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, ये सिफारिश कर सकता है लेकिन सीधे जांच नहीं कर सकता। सरकार को 3 माह के भीतर जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट और सरकार का जवाब साझा और प्रकाशित किया जा सकता है। ये सशस्त्र बलों से संबंधित मामले हैं। बात करते हैं धारा 20 के अंतर्गत वार्षिक और विशेष रिपोर्ट की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केंद्र और राज्य सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट भेजता है।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, केंद्र और राज्य हैं, केंद्र हैं और राज्य सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। अत्यावश्यक मामलों पर विशेष रिपोर्ट भी आपके भेज सकता है। अत्यावश्यक कोई मामला है उस पर विशेष रिपोर्ट भी भेज सकता है। इन रिपोर्टों को संसद या राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केंद्र और राज्य सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट भेजता है, अत्यावश्यक मामलों पर विशेष रिपोर्ट तैयार भी भेज सकता है और इन रिपोर्टों को संसद और राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक आपके संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक है या संवैधानिक है, तो अपन को संवैधानिक के संस्थान देखने को मिलता है। यह अधिनियम के द्वारा कानून के माध्यम से जो 1993 में पारित होता है उसके माध्यम से स्थापित की जाती है। ठीक है ना। मोटो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ सकता है कि आपके मानवाधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसका मोटो क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे आपके न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। पहले आपके न्यायमूर्ति, पहले अध्यक्ष कौन है? इसके पहले अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस श्री वी आपके रामासुब्रमण्यम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री वी रामासुब्रमण्यम है। ठीक है ना, रामासुब्रमण्यम है। पहले रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान में रामासुब्रमण्यम है। सर्वाधिक कार्यकाल रहा था के.जी. बालकृष्णन का। के.जी. बालकृष्णन के.जी. बालकृष्णन का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे? कार्यवाहक अध्यक्ष में शिवराज पाटिल रहे, जे.पी. माथुर रहे, श्री एक जोसेफ रहे, प्रफुल्ल चंद्र पंत रहे, आपके विजया भारती साइनी रहे, विजया भारती आपके साइनी हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, श्री एफ जोसेफ हैं, जी.पी. माथुर हैं, शिवराज पाटिल हैं जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। शिवराज पाटिल, जी.पी. माथुर, श्री एक जोसेफ, प्रफुल्ल चंद्र पंत, विजया भारती साइनी, प्रफुल्ल चंद्र पंत, श्री एक जोसेफ और जीपी आपके माथुर हैं, शिवराज पाटिल हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ओके, सर्वाधिक कार्यकाल के लिए आपके कौन रहे? के.जी. बालकृष्णन रहे। वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके जस्टिस श्री रामा सुब्रमण्यम। फर्स्ट अध्यक्ष थे आपके न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। मोटो है जिसका सर्वे भवन्तु सुखिनः। पदाधिकारी हैं, वर्तमान पदाधिकारी में देखें तो आपके जस्टिस श्री रामा सुब्रमण्यम अध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक सदस्य में देखें विजया भारती साइनी हैं। विजय भारती साइनी है जो कि आपके कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी हैं जो कि पूर्णकालिक सदस्य हैं। प्रियांक कानूनगो है जो कि पूर्णकालिक सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्य आपके श्री प्रियांक कानूनगो पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है ना। इकबाल सिंह आपके लालपुरा हैं जो कि आपके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि पदेन सदस्य हैं। ठीक है ना। किशोर मकवान है जो कि आपके मकवाना हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि आपके पदेन सदस्य हैं। आपके जो अंतर सिंह आर्य हैं जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अंतर सिंह ये भी आपके पदेन सदस्य हैं। महिला आयोग के आपके अध्यक्ष हैं विजया के राहटकर आपके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो वो भी आपके पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सुश्री तृप्ति गोरा जो कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिन्हें ये भी पदेन आपके क्या सदस्य हैं। अंशराज गंगाराम अहीर हैं जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आपके प्रमुख रूप से अध्यक्ष हैं, ये भी इसके पदेन सदस्य हैं। राजेश अग्रवाल है जो कि दिव्यांग आयुक्त हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग आयुक्त हैं जो कि राजेश अग्रवाल हैं। राजेश अग्रवाल आपके पदेन सदस्य हो गए। इसके आयोग के सीओ की बात करें या फिर महासचिव की तो होगी श्री भरत आपके लाल हैं, भरत लाल हैं। भरत को मानवाधिकार के नियमों से आपके पता है ना उल्लंघन करके कैसे आपकी हत्या की गई, इनकाउंटर किया गया, वैसे ही आप याद कर सकते हो भरत को आपके आयोग के सीओ महासचिव, ठीक है ना, श्री
भरतलाल, भरतलाल। अब आप देखेंगे कार्यप्रणाली संबंधी समस्याएं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याएं देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज, तो एक बार समस्या देख लेते हैं। ठीक है ना, हालिया उदाहरण स्पष्टीकरण वगैरह जरूरत नहीं है अपने। तो देखो, परिवर्तन का शक्तियों का अभाव है, परिवर्तन शक्तियों का अभाव है। ठीक है ना, साथ में विलंबित हस्तक्षेप हैं, साथ में आपके सशस्त्र बलों के संबंध में सीमित आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं, राजनीतिक और आपकी कार्यपालिका का प्रभाव है, स्टाफ और संसाधनों की कमी है, इसमें सीमित सार्वजनिक सहभागिता है, अनुशंसाओं की गैर बाध्यकारी प्रकृति है, अत्यधिक आपके कार्यभार है इनका। ठीक है ना, इनके लिए आपके बेहतर बनाना और चुनौतियों के लिए सिफारिशें भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? सीमित आपके परिवर्तन शक्तियाँ हैं। इसके लिए क्या है, इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके समान अधिकार प्रदान किया जा सके। दूसरी चीज़ गैर बाध्यकारी अनुशंसाएं, तो इसके लिए सिफारिश क्या हो सकती है? NHRC की सिफारिश को संबंधित जो प्राधिकारी है बाध्यकारी बनाने के लिए मानवाधिकार संरक्षण आपके अधिनियम में संशोधन किया जाए। ठीक है, ताकि आपकी क्या प्राधिकारी पर बाध्यकारी बनाने के लिए संशोधनों की जो कमी है, तो इसके लिए सिफारिश क्या हो सकती है? इसको अपने बढ़ते अधिवेशन की प्रभावी ढंग से आपके संबंधित करने के लिए वित्तीय और मानव संसाधन में वृद्धि की जाए। विलंबित प्रतिक्रिया देखें तो इनके द्वारा आपके निवारक उपायों और प्रारंभिक हस्तक्षेप की कार्यवाही के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सशस्त्र बलों से संबंधित जो सीमित के अधिकार क्षेत्र हैं, तो सीमित जो इनके अधिकार क्षेत्र हैं सशस्त्र बलों के संबंध में, वहाँ पर देखें तो सशस्त्र बलों से जुड़े मामले हैं उनको प्रत्यक्ष जांच आपके शक्तियाँ प्रदान करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 में संशोधन किया जाना चाहिए। अगली बात, राजनीतिक और कार्यकारी प्रभाव। संस्था की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए NHRC के सदस्यों के लिए पारदर्शी और आपके समावेशी नियुक्ति और प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो संस्था है, इस संस्था की आपकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों के लिए पारदर्शी और समावेशी नियुक्तियां हैं, ये प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो राजनीतिक और कार्यकारी जो प्रभाव है इनको कम करना चाहिए। सीमित सार्वजनिक सहभागिता। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अधिक सुलभ बनाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर स्थित समुदाय में लोगों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक क्या चीज़ है, वहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ा दिया जाए। तो सार्वजनिक सहभागिता है वो सीमित है, उसको आपके क्या है और बढ़ाना चाहिए। अत्यधिक भार है। क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने और कार्यभार को कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग को कुछ कार्य सौंपे जाने चाहिए ताकि जो अत्यधिक भार है इन पर वो कम हो सके। नेतृत्व में विविधता का आपके जो अभाव है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना में महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित विविध जो सामाजिक समूह हैं उन समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके प्रक्रियाओं और कार्यों को पेरिस सिद्धांत के अनुरूप बनाना ताकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन का साथ इसकी आपकी ए स्टेट यथावत रखा जा सके। ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं 2016 में तत्कालीन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हुए अध्यक्ष, जिसका नाम था न्यायमूर्ति आपके HL दत्तू। HL दत्तू ने क्या किया, एक साक्षात्कार के दौरान आयोग को आपके दंतविहीन बाघ की संज्ञा दे दी और इस कारण से सिफारिश को लागू करने की शक्ति की कमी बताया गया कि क्या इसका कारण सिफारिश है, इस सिफारिश को लागू करने की शक्ति है ना, उसमें कमी बताया कि ये जो है ना ये बाघ तो है लेकिन इसके दांत नहीं है, तो बिना दांत का बाघ क्या काम का। ऊपर उल्लेखित जो अपना 2016 में मणिपुर न्यायोत्तर हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक दंतविहीन बाघ की संज्ञा दी थी। ठीक है ना। और 2017 में आपके मणिपुर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि NHRC दुर्भाग्य से एक दंतहीन बाघ से आपके स्थापित हो गया है। और यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल आपके एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में मणिपुर में न्यायोत्तर हत्याओं में एक आपके मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे दंतहीन आपके बाघ कहा और न्यायालय ने सशस्त्र बलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से जांच करने और कार्रवाई करने के लिए इसकी आपकी अक्षमता है, इस अक्षमता को रेखांकित किया। ठीक है ना। दूसरी बात, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य था 1997 में गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करते समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिशों को लागू करते हुए कहा NHRC की सीमाओं को आपके रेखांकित किया कि ये आपके आज भी सीमित है।
और इस पर कुछ किया जाए। तो ये चीज़ें दंत विभाग हैं, ये आपके एक टूथलेस टाइगर के बारे में बात करते हैं। कौन है? NHRC है। किस प्रकार से विभिन्न वादों के माध्यम से विभिन्न आपके जो आपके तत्कालीन अध्यक्ष भी हुए थे न्यायमूर्ति HL दत्तू ने भी कहा था 2016 में। तो ये मामला था आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि एक क्लास के माध्यम से हमारी क्लियर होता है और जो कि काफ़ी धाराओं के माध्यम से विभिन्न चीज़ें इसके अंतर्गत आपके इंक्लूड की गई हैं। ठीक है ना। इसमें प्रमुख रूप से 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, बाकी 7 आपके इसके प्रमुख रूप से मानद सदस्य भी होते हैं जो कि विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है साहब। तो ये था हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में आपके मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो कि संशोधन होता है 2006 और 2019 में, और मानव अधिकार नियम 1997 के तहत निर्धारित की गई थी। चलिए, इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।